ये लगाना। हाँ, और ये ऊपर से सही ढंग से आता और नहीं है, पर डिस्टर्ब करता है मुझे बहुत ज्यादा। चला दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिमाग खराब होता है तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले तो, तब तो मैं आगे स्टार्ट करूं। घूर्णन कोण की ओर चलेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बता तो दिया करो। हाँ या ना? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो देखना आगे। घूर्णन कोण से मेरे कहने का मतलब क्या है? फटाफट से मुझे क्लासियस मोसोटी इक्वेशन की ओर चलना है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले कम से कम 2 से 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखना, मैंने कहा घूर्णन कोण, तो इसे हम हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। घूर्णन कोण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी कि अगर कोई प्रकाश आप डाल रहे हो और बीच में कोई बैरियर आ गया, तो ये बैरियर प्रकाश के तल को जिस ओर घुमाएगा, जिस कोण पर घुमाएगा, उसे घूर्णन कोण कहेंगे बच्चों। अगर मैंने ये कहा है कि घूर्णन एंगल ऑफ रोटेशन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मानो मेरा एक ये तत्व है, ये कोई रॉड है जिसमें कोई विलयन भरा हुआ है। इस विलयन का घनत्व स्मॉल डी डेसीमीटर में है, सॉरी स्मॉल डी है घनत्व, और इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ स्मॉल एल डेसीमीटर में नापी गई है। तो बताना मुझे जरा कि या ये घूर्णन कोण आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा इसकी लेंथ के और इसके घनत्व के। अरे कोई चीज जा रही है निकल के, कोई कोण निकल के जा रहा है, कोई प्रकाश का तल निकल के जा रहा है, तो पहले तो वो ये देखेगा कि इस विलयन का घनत्व कितना है। विलयन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, घूर्णन कोण की वैल्यू वो उतना ही विचलित होगा अपने तल से। और लेंथ का मतलब ये क्या है कि ये कितनी लेंथ से होकर गुजरेगा, इन दोनों पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर निर्भर करता है, और इन दोनों के बीच में संबंध इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाकर मैंने यहां लगाया है आर बराबर अल्फा एल इंटू डी, जहां अल्फा क्या है? अल्फा है आपका, अल्फा क्या कहलाता है? एक कांस्टेंट कहलाता है। यहां से बच्चों अल्फा का मान निकालोगे तो क्या आएगा? आर अपॉन एल इंटू डी। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आर बराबर इसके कांस्टेंट को हटाया तो मैंने अल्फा लगा दिया, अल्फा लगाया तो इस अल्फा की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, यहां पे ये चेंज कर दिया। जहां अल्फा विशिष्ट घूर्णन है,
स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा क्या है? विशिष्ट घूर्णन के नाम से जाना जाता है। और अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे मैडम एल की वैल्यू 1 डेसीमीटर रख दो और डी की वैल्यू क्या रख दी जाए? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होगा या नहीं? ये घनत्व का मात्रक ही तो है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू यहां रखोगे तो अल्फा बराबर क्या आ गया? आर। यानी कि किसी प्रकाश का वह घूर्णन या वह प्रकाश का वह तल जो कि घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और लंबाई 1 डेसीमीटर से होकर गुजरे, तो अपने तल को जिस कोण पर घुमाता है, तल को जिस कोण पर घुमाता है वह कोण उसका विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। तो ध्यान रखना ये संबंध होता है। ये नॉर्मल है कि घूर्णन कोण कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखना, क्योंकि हम फटाफट क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन के की ओर चलेंगे, तो देखिएगा थोड़ी सी एक चीज और समझेंगे क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन की ओर चलने से पहले। ये नहीं हो रहा होगा आपके नोट्स में, इसको नोट करिएगा इसके बाद जो मैं करा रही हूं। ध्रुवित अणुओं के ध्रुवित अणुओं के वैद्युत गुण। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये ध्रुवित का क्या मतलब है, पोलराइजेशन से क्या मतलब समझते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पोलराइजेशन से क्या मतलब समझते हो आप। ध्रुवण से क्या मतलब है आपका, बताओ। ध्रुवण से हाँ या ना में जवाब दो कि हमें नहीं आता या हमें आता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या मतलब है। देखो, जब किसी, जैसे ये माना कोई एक मेरा क्षेत्र है, पूरा बोर्ड मैंने एक फील्ड माना है, इस फील्ड में मैंने माना कोई कण रख दिया ये, या कोई अणु रख दिया ये। इस मॉलिक्यूल को जैसे ही आप इस क्षेत्र में रखेंगे और जैसे ही इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो इसके अंदर दो चार्ज आ जाएंगे, एक तो प्लस और एक माइनस। तो इससे इस अणु के अंदर ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी, होगी या नहीं? यानी कि इस प्रकार किसी कण को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें जो ये ध्रुवण उत्पन्न होते हैं, ये ध्रुवण एक्चुअली में ध्रुवणता के नाम से जाने जाते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहलाती है ये। अगर मैंने ऐसे कहा है तो मानो मानो कोई कण है, किसी कण के अंदर उदासीन कण है, उदासीन कण, कोई न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल है, अगर उसे मैं किसी ध्रुवित अणु के पास लाऊं तो इसके अंदर ये गुण उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे? इसके अंदर हल्के हल्के से पोलेजेराबिलिटी के, यानी कि किसी ध्रुवणता के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, और ये गुण किस पर डिपेंड करेगा? अगर मैंने ध्रुवण को म्यू से रिप्रेजेंट किया है और यहां आईएनडी लगा रही हूं, जिसे इसका मतलब है इंड्यूस्ड, उत्पन्न है नहीं, हम बाहर से कोई बल लगाकर उसे उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसको मैंने इंड्यूस्ड के नाम से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं ये कहूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, जहां एफ जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अरे, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि आपको थोड़ा सा करंट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हल्के से आपके ब्लड को वो अपनी ओर खींचेगा। लेकिन सोच के देखो, अगर आप बिजली के खंभे से आपको चिपका दिया जाए, यानी कि मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया है। और अगर मेरा कहने का मतलब, कहा तो मैं नॉर्मल, जैसे आपने कोई नॉर्मल सी चीज है, चार्जर की पिन पकड़ ली, चार्जिंग की पिन, और चार्जर चालू है, स्विच चालू है, उसका स्विच ऑन है,
तो आप कहते हो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा फर्क पड़ा है, कोई नहीं, मुझे कोई मतलब करंट भी नहीं आता, कभी कभी आ भी जाता है। लेकिन गलती से अगर आप कोई रॉड पानी में चल रही हो, पानी को गर्म कर रही हो और उस रॉड के आप हाथ लगा दो तो आप चिपक के मर जाओगे। यानी कि आपका शरीर एकदम सिकुड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझना कि जितना ध्रुवणता उसमें उत्पन्न होगी वो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगी। अगर मैंने इसको ये कहा है तो देखना यहां से क्या आया, म्यू इंड्यूस्ड बराबर अल्फा, ये चिन्ह हटाया है मैंने और इसको अल्फा लगा दिया है, जहां अल्फा जो है वो है आपका, अल्फा एक स्थिरांक है। मैं तो बस केवल ये व्युत्पन्न करना चाह रही थी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी किसके अंदर, किसके अंदर, मुझे इक्वेशन के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी क्लासियस मोसोटी की, जहां अल्फा स्थिरांक है और इसे क्या कह देते हो, किसी अणु की ध्रुवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी अणु की ध्रुवणता कहते हैं। बस इतना समझाना था मुझे। म्यू इंड्यूस्ड बराबर अल्फा एफ। अब देखना अगर मैंने ये कहा है तो ये देखना, म्यू इंड्यूस्ड बराबर, एक बात बताना, ये अल्फा अगर अणु की ध्रुवणता है तो ये अणु की ध्रुवणता कहने का मतलब क्या है, जैसे माना कि मेरा ये कोई कण है, अगर इसमें विषय विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए तो इसमें विकृति आएगी, डिस्टॉर्शन होगा। विकृति का मतलब क्या है, वो सिकुड़ेगा। यानी कि कहीं मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि इस अल्फा को अगर मैं अल्फा डी के नाम से लिख दूं तो कोई गलती तो नहीं की मैंने। यानी कि यहां अल्फा डी विकृति की ध्रुवणता है। क्या है? विकृति की ध्रुवणता है। अल्फा डी क्या है? विकृति की ध्रुवणता। तो ध्यान रखना, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखवाई। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलना, और ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो ये मान लो, या तो फिर वो चैप्टर पूरा करेंगे या ये करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासियस मोसोटी समीकरण। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक ध्यान से नहीं सुन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको आना चाहिए। देखो क्लासियस मोसोटी ने क्या कहा, ये देखना। इन्होंने कहा कि इन्होंने दो संधारित्र प्लेट ली, ये दो संधारित्र प्लेट है, एक इधर एक इधर, ये हटा दो। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इन्होंने E0 विद्युत क्षेत्र लगाया। क्या लगाया? मैंने अपनी मर्जी से माना E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इन्होंने E0 विद्युत क्षेत्र लगाया, तो देखना ये इस तरीके से इसके अंदर कण लख रखे हुए हैं। ये देखो इस तरीके से ये कण हैं जो अपने प्लस माइनस चार्ज के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ऐसे करके पूरा भरा हुआ है ये, ऐसे। इस तरीके से कंप्लीट भरा हुआ है ये। इस तरीके से बहुत सारे अणु हैं। तो मैंने मैंने माना स्टार्टिंग में मैंने E0 विद्युत क्षेत्र लगाया, लेकिन ध्यान रखना एक चीज कि ये जो कंडेंस यानी कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं, इनमें तो पहले से ही आवेश है, और अगर पहले से आवेश है तो ये इस विद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर मैंने कहा कि संधारित्र पर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र माना नेगेटिव चार्ज रखे हुए है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि संधारित्र की प्लेटों के आसपास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार क्लासियस और मोसोटी ने E0 और मैंने माना कि ये नहीं पाया जाता तो इनके बीच में आप बच के E0 से ये E ही रह गया। यानी कि पहले अगर मैं ये कहूं कि 100 कोई चीज रखी हुई है 100 में है, यानी कि विद्युत क्षेत्र अभी 100 है, पूरा टोटल 100 मान के चल रही हूं, लेकिन बाद में प्रयोगों से देखा गया कि संधारित्र की प्लेट जो है इनके आसपास विद्युत क्षेत्र नगण्य हो जाता है।
तो अब वो 100 से मानो 10 घट गया, 5 इधर 5 इधर, तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी कि मैंने माना है कि E0, ध्यान समझना, E0 और E0 से बचकर क्या रह जाता है? सिर्फ E रह जाता है। तो E0 व E के मध्य संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया क्लासियस ने, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, E0 बराबर E प्लस 4 पाई आई। ये आना चाहिए। ये एक इक्वेशन है 4 पाई आई, जहां आई जो है इसे डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता कहते हैं। अभी बताऊंगी मैं इसे डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता किस लिए कहा जाता है, कि डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता होती क्या है, इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट, यहां से ई कॉमन, अब बस यहां से शुरू हो गया मेरा कैलकुलेशन। ये याद होना चाहिए क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन के अंदर E0 बराबर E प्लस 4 पाई आई। ई कॉमन लोगे, ई कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई होगा या नहीं होगा? E0 अपॉन ई, ये ई को इधर ले गई तो क्या बचा? 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। E0 अपॉन ई को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, जो परावैद्युतांक कहलाता है। यानी कि इन दोनों का अनुपात एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहां से एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया? 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। आया कि नहीं आया? अब देखना यहां से क्या आया, इस एप्सिलॉन, इस 1 को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन माइनस 1 इक्वल टू 4 पाई आई अपॉन ई, और इस ई को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ गया? ई एप्सिलॉन माइनस 1 बराबर 4 पाई आई। क्या आया? क्या आया? ई बराबर 4 पाई आई। ये समीकरण 2। यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की। ध्यान से समझना और बताना, मुझे नहीं आया हो तो बताओ, आया या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, बार बार कह रही हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे करा रही हूं, तो नहीं तो मैं नहीं कराती। देखो, ये माना एक संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनके मध्य मैंने बहुत सारे कण भर के रख दिए हैं। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है। ये देखो, ये दो माना मेरी संधारित्र की प्लेटें हैं, और इन दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ऐसे तो नहीं कह रहे आप निर्वात थोड़े ना पैदा कर रखा है, आप कह रहे हो कि इसमें एक वैक्यूम इंड्यूस्ड है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। इसमें बहुत सारे कण होंगे, कण होंगे, तो जैसे ही आप इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, तो वो वैद्युत क्षेत्र मैंने माना लगाया कितना है? E0। जब मैंने वैद्युत क्षेत्र E0 लगाया है, तो प्रयोगों से मैंने देखा, बाय प्रैक्टिकल मेथड मैंने ये देखा कि जो इसकी प्लेट है, इनके आसपास, यानी कि प्लेट के आसपास, ये जो E0 है, ये E0 पूरा टोटल ना होके कुछ वैल्यू इन प्लेटों के आसपास घट जाती है। तो प्लेटों के पास घटने का क्या कारण है? माना कोई इस पर चार्ज इंड्यूस्ड है और इस पर चार्ज इंड्यूस्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं, तो ये दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शून्य, और अगर शून्य हो जाएगा तो इनके पास में जो होगा थोड़ा बहुत वो घटा दो, वो माना घटा के कितना बच गया? ई बच गया। घटा के कितना बच गया? ई बच गया। तो E0 व ई में संबंध क्लासियस-मोसोटी ने इस प्रकार दिया कि E0 बराबर E प्लस 4 पाई आई, जहां आई आपकी डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता रहेगी। E0 यहां से E कॉमन लो, यहां से कैपिटल E कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। होगा या नहीं होगा? ये E कॉमन आया, 4 पाई आई अपॉन ई, ये E इधर चला गया, तो क्या हो गया? E0 अपॉन ई बराबर यहां से क्या आ गया? 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन ई। ठीक है, E0, ये E को इधर ले जाओ, अपॉन में ले गई मैं E को, तो E0 अपॉन ई बराबर, ये मैंने इसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन जो परावैद्युतांक, नोट्स में सब लिखा हुआ है कौन सी चीज क्या है।
ये एक परावैद्युतांक है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया यहां से 1 + 4 पाई आई अपॉन ई। ये 1 को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन -1 बराबर 4 पाई आई अपॉन ई। ई को इधर ले जाओ, ई का मल्टीप्लाई करके ये आ गया समीकरण 2। अब आया कि नहीं आया? जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत रहेगी उन इक्वेशंस को मैं यहां लिख रही हूं। ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 को यहां लिखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ई एप्सिलॉन -1 बराबर 4 पाई आई, समीकरण 2। ये दोनों निकाल लिए मैंने। जहां आप लिख देना, आपके पास लिख रहा होगा, जहां आई डाइलेक्ट्रिक ध्रुवणता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी का मतलब समझना, ऐसी एक ध्रुवणता, ऐसी एक ध्रुवणता जो कि जैसे किसी पदार्थ के अंदर व्युत्पन्न हो तो वो उसके ध्रुवण शक्ति को शून्य कर देगी, या फिर मैं ये कहूंगी कि उसके उदासीनता को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो वाली चीज क्या कहलाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक ध्रुवणता कहलाती है। एप्सिलॉन क्या है, एक परावैद्युतांक है, या इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। एप्सिलॉन को किसके नाम से जानते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। अब समझना, चूंकि हम जानते हैं, हम नहीं जानते तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन पूरी याद रखने की रहेगी। आई बराबर एन इंटू म्यू इंड्यूस्ड। ये जो आई है, ये अणुओं की संख्या एन, यानी कि जितने इसमें अणु होंगे वो, और व्युत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होगी। तो आई बराबर क्या आ गया, म्यू इंड्यूस्ड इंटू एन। समीकरण कितना, 3। समीकरण कितना, 3। अब देखो, अब लिखना, इसमें एक दो चीज लिख रखी है। जहां एन क्या है, प्रति इकाई आयतन में घुले हुए अणु हैं। अब देखो, इन सब का, इनके सब की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एफ, उसमें किस किस चीज का योगदान होता है, तो यो एफ में योगदान देखना, एफ में योगदान होता है, सबसे पहले योगदान होता है आपका कंडेंसर के बीच विद्युत क्षेत्र जो व्युत्पन्न है वो, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि टोटल विद्युत क्षेत्र, कौन कौन सी चीज है, टोटल विद्युत क्षेत्र कितना मैडम, E0 नंबर 1। दूसरी चीज का योगदान होता है आपका, सेकंड चीज का योगदान होता है डाई इलेक्ट्रिक। ये जो डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता है आई, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता आई के कारण उत्पन्न बल, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अब ये कहोगे मैडम ये याद कैसे रखेगा, तो प्रैक्टिस से याद रहेगा। माइनस के 4 पाई आई, 4 पाई आई तो होता ही है, माइनस इसलिए लगाया है कि ये अगर ऐसे अणु का विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे लग रहा है तो अणु ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एफ कॉस 180 की बराबर की इक्वल बनेगी, और कॉस 180 की वैल्यू -1 के बराबर होती है, इसलिए ये माइनस आई लगाया है मैंने यहाँ पे। क्या आ गया, उत्पन्न बल माइनस के 4 पाई आई। और एक और चीज है आपकी, ये माना ये गोलाकार है, इस तरीके से ये गोलाकार अणु है, तो इसके कारण उत्पन्न जो भी आपका आवेश होगा वो कितना होगा, यानी कि गोलाकार गर्त के कारण, गोलाकार गर्त के कारण उत्पन्न आवेश बराबर होता है 4/3 पाई आई। 4/3 कितना, 4/3 पाई आई। अब देखना, ये तो ध्यान रखना, ये याद करने वाली इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इक्वेशन यूज की गई है जो कभी फिजिक्स के द्वारा निकाली गई होंगी। अब टोटल विद्युत क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा, फटाफट देखना, टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीनों का टोटल कर दो, F बराबर क्या क्या, E0 प्लस 4/3 पाई आई
माइनस के 4 पाई आई, हुआ या नहीं? माइनस के 4 पाई आई। अब देखो समीकरण 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 1 से मान, ये समीकरण माना कितना है मेरा 4। समीकरण 1 से मान, समीकरण 1 से E0 का मान समीकरण 4 में रख दो। रखो, E0 का मान रखोगे तो यहां से क्या आएगा? F बराबर E प्लस 4 पाई आई, 4/3 पाई आई माइनस के 4 पाई आई। ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो F बराबर यहां से क्या आया? E प्लस 4 पाई आई अपॉन 3। 4 पाई आई का मान समीकरण 2 से रखने पर ये समीकरण 5 दे दिया। समीकरण 2 से 4 पाई आई का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखो बच्चों, समीकरण 5 में रखोगे तो क्या आएगा देखना। समीकरण 5 में रखो, क्या आएगा? F बराबर E प्लस 4 पाई आई का मान क्या रहा? ये रहा 1/3 तो बाहर, और 4 पाई आई का मान क्या आ जाएगा? E एप्सिलॉन माइनस के 1। रिकनेक्ट करें अभी 1 सेकंड बाद।